नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। कर रहे थे हमने योजना को पढ़ा, यानी आर्थिक नियोजन के संदर्भ में बात की, पंचवर्षीय योजनाओं को देखा, उनके महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात की। अब बात करते हैं बेरोजगारी कितने प्रकार हैं, क्या होती है, इसके संदर्भ में जानेंगे। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोजगारी, जिससे हम और आप अभी जूझ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो जूझ ही रहे हैं। तो कौन सी बेरोजगारी में आते हैं ये भी देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेरोजगारी एक आर्थिक एवं सामाजिक समस्या। सबसे पहली बात है, प्रश्न यही बनता है, यही आएगा कि बेरोजगारी है आर्थिक एवं सामाजिक समस्या। कौन सी समस्या? आर्थिक एवं सामाजिक समस्या भी है, जिसके अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या का कोई भी समूह जिसे उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिल पाता, ऐसी स्थिति को बेरोजगारी स्थिति कहा जाता है। डिग्रियां हैं आपके पास, आपकी क्षमता है, आप काम कर सकते हैं, फिर भी आपको काम नहीं मिलता, तो वो बेरोजगारी की श्रेणी में आएगा। बेरोजगारी का संबंध कार्यशील जनसंख्या से है। कार्यशील जनसंख्या में 15 से 64 वर्ष के आते हैं, ठीक है, व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। बेरोजगारी के कारण क्या रहेंगे? जनसंख्या की वृद्धि होना, पूंजी की कमी, उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग न होना, रोजगार कार्यक्रमों का सही क्रियान्वयन न होना, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। ठीक है, बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से? बेरोजगारी के प्रकारों में बात करें तो संरचनात्मक बेरोजगारी, विकासशील, ये देखो, संरचनात्मक बेरोजगारी स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता तब वो आएगी विकासशील देशों में, क्योंकि वहाँ के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो चेंज हो जाएगी। ये इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अल्प बेरोजगारी कुछ समय के लिए अल्प विकसित देशों में होती है। चक्रीय बेरोजगारी यानी एक सर्कल के दौरान फिर से बेरोजगारी होती है, विकसित देशों में होता है ये। घर्षणात्मक बेरोजगारी विकसित देशों में होती है। और छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसको कहा जाता है, ये भारत में होती है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले संरचनात्मक बेरोजगारी को बात करें। संरचनात्मक बेरोजगारी एक ही वीडियो में सभी बेरोजगारी को देख लेते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी की बात करें तो ऐसी बेरोजगारी जो औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाले किसी भी प्रकार में परिवर्तन से उत्पन्न होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी हो जाती है। यानी कि कोई औद्योगिक इंडस्ट्री है, यानी इंडस्ट्री कोई होगी, फैक्ट्री वगैरह कुछ भी हो गया, अगर उसमें किसी भी प्रकार की यानी औद्योगिक यानी उसकी संरचना में परिवर्तन आता है। संरचना में कैसे? किसी कारखाने में पहले कोई कार्य हाथों से किया जाता था। मान लीजिए किसी कारखाने में 500 वर्कर काम करते थे, वो अपने हाथों से काम करते थे, यानी ऑडिट वगैरह करना हो, लेखा जोखा करना, 500 लोग काम करते थे। उसके स्थान पर क्या आ गया? कंप्यूटर आ गया। अब कंप्यूटर 500 के लोगों का काम अकेला कर लेगा, तो कंप्यूटर को चलाने वाला एक आदमी और 500 को यानी निपट देगा। तो 500 लोग उसके चक्कर में बेरोजगार हो गए, तो क्या हो गया? बेरोजगारी हो गया। कुछ व्यक्तियों को उस कार्य से हटा दिया जाएगा, ऐसी बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी होगी। ऐसी बेरोजगारी कौन सी होगी? संरचना, यानी कि उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है। पहले जहाँ 500 लोग हाथों से काम करते थे, कंप्यूटर आ गया तो 500 लोगों को हटा दिया गया, उसकी जगह एक बंदा जो कंप्यूटर ऑपरेटर कर रहा वो रहा, तो बाकी के हटा दिए गए। इस कारण से संरचना में परिवर्तन हो गया, संरचना तो बेरोजगारी उत्पन्न हो गई। अर्थव्यवस्था में दो या दो से अधिक कंपनियों को आपस में मिला दिया जाता है, मर्ज कर देते हैं। दो कंपनियों को आपस में मर्ज कर दिया, फिर भी दोनों कंपनियों के थोड़ी रखेंगे, तो उस कंपनी के इस कंपनी के दोनों में से एक कंपनी के एम्प्लॉय बाहर निकाल दिए जाएंगे, या दोनों में से कुछ बाहर निकाल दिए जाएंगे। इस पर कुछ व्यक्तियों को रोजगार से हटा दिया जाता है। ऐसे बेरोजगार जो आएगी वो संरचनात्मक बेरोजगार होगी। संरचनात्मक बेरोजगारी एक दीर्घकालीन प्रवृत्ति है, यानी लॉन्ग टर्म नेचर है, जो कि सामान्य विकासशील देशों में मिलता है। विकासशील देशों में परिवर्तन होता रहता है। कंप्यूटर आते हैं, थोड़े विकसित, थोड़ा अच्छा प्रोग्रेस को विकास करते हैं तो कंप्यूटर आ जाता है, और टेक्निक आ जाती है तो लोग बाहर निकलते जाते हैं। तो कौन सी आएगी? वो संरचनात्मक बेरोजगारी में आएगी। अगला देखते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अल्प बेरोजगारी, ना तो इधर के ना उधर के, अल्प बेरोजगारी कह सकते हैं। ऐसी बेरोजगारी जो सरकारी मापदंडों के आधार पर नहीं मिल पाती या उनसे कम समय के लिए मिलती है, उसे अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। यानी कम समय के लिए मिले, सरकारी मापदंड के 8 घंटे का बोला जाए, माना कि 8 घंटे के लिए आपको 8 घंटे के लिए नहीं मिलती हो, 5 घंटे के लिए मिले, 4 घंटे के लिए मिले, तो अल्प बेरोजगारी में आएगा। देखिएगा, अल्प बेरोजगारी सामान्यतः अविकसित देशों में देखने को मिलती है। भारत में अल्प बेरोजगारी के मापन हेतु 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक प्रमाप वर्ष यानी मानक वर्ष, स्टैंडर्ड ईयर जिसे कहा जाता, का निर्धारण किया गया था, और बताया कि यदि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन 8 घंटे या प्रतिवर्ष 273 दिन का काम मिल जाता है तो उस व्यक्ति को पूर्ण रोजगार में माना जाएगा। यानी प्रतिदिन 8 घंटे और साल में 273 दिन, ठीक है। अगर ये काम उसको मिल जाता है तो वो पूर्ण बेरोजगार में आएगा। अगर इससे कम मिल जाता है तो वो अल्प बेरोजगार में आएगा। यदि इससे कम समय के लिए कार्य मिलता है तो उसे अल्प बेरोजगार माना जाएगा, ठीक है। अगली है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या है, इसको देख लेते हैं। ऐसी बेरोजगारी जो किसी अर्थव्यवस्था में बाजार दशाओं में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। बाजार की दशाओं में परिवर्तन होता है, यानी कि बात करें, आप मान के चलिएगा एक चक्र
सिस्ट घूमता है, यानी कि देखें एक चक्र, यानी कि आप बात करें पानी पतासे के थैले लगाए आपने, पानी पतासे का थैला सबसे ज़्यादा, चाट पकौड़ी पानी पतासे का थैला सबसे ज़्यादा सर्दियों में चलता है। चाट पकौड़ी मान लीजिए, पानी पूरी तो हर वक्त खाते हैं लगभग, चाट पकौड़ी जो है गर्म आइटम या पकौड़ी वगैरह ये कब चलती है, ये सबसे ज़्यादा सर्दियों में चलती है। तो एक जब जब सर्दी आएगी तब तक तो अच्छा माहौल चलेगा, सब जब सर्दी गई तो आप बेरोजगार होगी। ये एक प्रकार का चक्रीय बेरोजगारी हो गई, ठीक है ना। अर्थात समग्र मांग में कमी होने पर जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। नहीं है यानी कि मांग में ही कमी हो जाए सर्दियों में। अब गर्मियों में क्या हो जाएगा, गर्मियों में आपके आइटम की डिमांड ही नहीं है तो आप थैला क्यों लगाएंगे, तो फिर वो क्या बेरोजगारी हो गई, वो चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी एक अस्थायी स्वभाव की बेरोजगारी होती है जो सामान्यतः विकसित देशों में देखने को मिलती है। 1936 में जेएम किंग्स यानी जॉन मैनार किंग्स ने अपनी पुस्तक लिखी द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में रोजगार सिद्धांत में ये बताया कि विकसित देशों में बेरोजगारी का मुख्य कारण समग्र मांग में कमी आना है, यानी डिमांड में कमी आ जाती है, ठीक है ना। अब आती है अगली एक घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी को देखें, ऐसी बेरोजगारी जो किसी व्यक्ति के कार्य को छोड़कर दूसरे कार्यों में जाने तक उत्पन्न होती है, ऐसी घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। मान लीजिएगा आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से पढ़ाए, कुछ कारणवश आपने इसको छोड़ा, इस नौकरी को छोड़ दिया और आपने दूसरी स्कूल ज्वाइन की। ऐसा तो है नहीं इसमें छोड़ते जाता हूँ तुरंत आपको दूसरी मिल गई, ऐसा तो ही नहीं। इसके बीच में मान लीजिएगा आपको 1 महीना लगा, इस नौकरी में आने में आपको 1 महीना लगा, तो इस 1 महीने का जो टाइम पीरियड होगा वो आएगा घर्षणात्मक बेरोजगारी में, यानी कि इस बीच आपके पास काम नहीं है। 1 महीने आपके पास काम नहीं था, आपको एक नौकरी से दूसरी नौकरी ढूंढने में 1 महीना लग गया, वो 1 महीना आएगा घर्षणात्मक बेरोजगारी में, ठीक है। घर्षणात्मक बेरोजगारी सामान्यतः स्थायी स्वभाव की होती है जो विकसित देशों में देखने को मिलती है। छिपी हुई बेरोजगारी की बात करें, ऐसी बेरोजगारी जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य पर होने या न होने से उसके प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अदृश्य या फिर छिपी हुई बेरोजगारी होती है, यानी सीमांत उत्पादकता 0 होती है। मान लीजिएगा इसमें सबसे बड़ी बात है, आप खेत में काम करते हैं आप, ठीक है ना। आपके पास मान लीजिएगा 10 बीघा ज़मीन है, कितनी बीघा है, 10 बीघा ज़मीन है। अभी आपके परिवार के 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, ठीक है ना। अब आपके भाई समेत आपके 3 भाई और 2 माता पिता हैं, 5 सदस्य उस खेत में काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ का प्रोडक्शन होता है 300 क्विंटल। कितना होता है याद रखिएगा, 300 क्विंटल उत्पादन कितना हो, 300 क्विंटल, ठीक है। मान लीजिएगा 3 भाई थे, तीनों की शादी हो गई, तो पीछे क्या आ गई है, आपका हिसाब किताब मांगने वाली, यानी आपकी पत्नी आ गई, बीवी आ गई, ठीक है। अब पहले से 5 थे प्लस 3 और बहू ऐड हो गए तो हो गए कितने, 8। 10 बीघा ज़मीन है, 8 मेंबर हैं और प्रोडक्शन आपका वही 300 क्विंटल। तो इन 3 बहुओं यानी 3 सदस्यों के नए आने पर इसके प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उत्पादन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसी कौन सी बेरोजगार आएगी, सीमांत उत्पादकता, यानी जो पैदावार हो रही है वही हो रही है, आपके सदस्य बढ़ने या घटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो कहलाएगी छिपी हुई बेरोजगारी। एक तरीके से ये जो तीनों आए हैं वो बेरोजगारी हो गई फिर तो, क्योंकि आपके आने ना आने से उस प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। छिपी हुई बेरोजगारी सामान्यतः कृषि क्षेत्रों में मिलती है, प्राथमिक क्षेत्रों में देखने को मिलती है, तथा भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का स्वरूप है। छिपी हुई बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता हमेशा शून्य होती, मैंने बात करी है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति को कार्य से हटा देने पर भी उस उत्पादन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। NSSO द्वारा बेरोजगारी का मापन करने हेतु 69वें चक्र 2011-12 में किया गया था। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। 23 मई 2019 को आदेश अनुसार NSSO और CSO के विलय के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के गठन को मंजूरी दी गई है, ठीक है ना। अब जो है NSSO प्लस CSO हो गया। NSSO 1950 में स्थापित हुआ। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस दोनों मर्ज हुए और NSO बन गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। वर्ष 1973 में भारत में बेरोजगारी का आकलन करने हेतु भगवती समिति का गठन किया गया था। याद रखिएगा प्रश्न आएगा, बेरोजगारी भगवती समिति का संबंध है बेरोजगारी से, ठीक है, बेरोजगारी के आकलन के लिए, ठीक है ना। जिसने बेरोजगारी के मापन हेतु 3 स्थितियाँ बताई थी। कौन कौन सी बताई थी, सामान्य स्थिति, चालू साप्ताहिक स्थिति और चालू दैनिक
स्थिति 3 प्रकार की बताई थी। सामान्य स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में उन सभी लोगों को बेरोजगार माना जाएगा जिन्हें संपूर्ण वर्ष के दौरान एक भी दिन का कार्य नहीं मिलता है तथा वे किसी लंबे कार्य की तलाश में रहते हैं। सामान्य में ये रहेगा, एक दिन में काम नहीं मिलता, लंबे काम के लिए तलाश में रहते हैं, इस चक्कर में एक दिन का काम नहीं मिलता, वो सामान्य स्थिति में आएगा। ठीक है। वर्ष 2011-12 की बेरोजगारी रिपोर्ट के आधार पर सामान्य स्थिति में बेरोजगार चालू दैनिक स्थिति की तुलना में कम रहे। 2011-12 की बेरोजगारी रिपोर्ट के आधार पर सामान्य स्थिति बेरोजगारी की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा में शहरी क्षेत्रों में अधिक रही, क्योंकि शहरी क्षेत्र वाले, गांव वाले तो क्या होते हैं, कहीं खेती बाड़ी में चले गए, छोटे मोटे काम भी गाँव में कर ले, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता, वो लंबे टाइम के लिए जॉब चाहते हैं। तो इसके चक्कर में ये सामान्य वाली कहाँ रही, सबसे ज़्यादा शहरों में रही। वर्ष 2011-12 की बेरोजगारी रिपोर्ट के आधार पर शिक्षित प्रशिक्षित लोगों में बेरोजगारों की संख्या देखने को मिली है। चालू सप्ताह की स्थिति अगली बात करें तो इस स्थिति में उन सभी लोगों को रोजगार की गिनती में शामिल किया जाएगा जिन्हें सर्वेक्षण सप्ताह के दौरान एक भी दिन का काम नहीं मिलता। यानी चालू सप्ताह की स्थिति का मतलब सप्ताह के दौरान एक भी दिन का काम नहीं मिलता। वर्तमान में भारत में जो बात करें तो चालू सप्ताह की स्थिति के आधार पर बेरोजगारी का मापन नहीं किया जाता। यही प्रश्न आएगा, कौन सी प्रकार का मापन, बेरोजगारी का मापन जो है भारत में नहीं किया जाता, चालू सप्ताह की स्थिति रहेगी। चालू दैनिक स्थिति की बात करें तो इस स्थिति में उन सभी लोगों को बेरोजगारी की गिनती में गिना जाएगा जिन्हें दिन के 4 घंटों से कम समय के लिए कार्य मिलता है। दिन के 4 घंटे से कम समय का जिनको कार्य मिलता है वो इसमें आएंगे चालू दैनिक स्थिति में। वर्ष 2011-12 की बेरोजगारी रिपोर्ट के आधार पर चालू दैनिक स्थिति में बेरोजगारों की संख्या सामान्य स्थिति की तुलना में अधिक रही, इनसे भी ज़्यादा रही थी दैनिक में। भारत में बेरोजगारी दर का निर्धारण प्रति 1000 व्यक्तियों के आधार पर किया जाता है। यानी बेरोजगारी दर बराबर कुल बेरोजगारी संख्या अपॉन में कुल कार्यशील जनसंख्या इंटू में 100, ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, ये मैंने बात की। भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं ली जाती, वो तो चालू साप्ताहिक स्थिति है। चालू साप्ताहिक स्थिति न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना भूख से मुक्ति दृष्टिकोण की परिभाषा है। कापाट का संबंध जो है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता व मूल्यांकन से है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।